नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट संस्कृत, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट संस्कृत, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए ना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, चरक संहिता पर सही टिप्पणी लिखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको चरक संहिता पर सही टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान पर सही टिप्पणी लिखिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आर्यभट्ट है, ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के जो योगदान है। यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको ज्योतिष के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदानों पर क्या करना है, सिर्फ प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम का वर्ण क्षेत्र लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको किराता अर्जुनियम का जो वर्ण क्षेत्र है, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको किराता अर्जुनियम का वर्ण क्षेत्र लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय दीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो महाकवि कालिदास के काव्य हैं, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको महाकवि कालिदास के काव्यों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, किराता अर्जुनियम महाकाव्य की कथा वस्तु के स्रोत की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो किराता अर्जुनियम महाकाव्य है, किराता अर्जुनियम महाकाव्य की जो कथा वस्तु है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको किराता अर्जुनियम महाकाव्य की कथा वस्तु के स्रोत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कालिदास के पांडित्य की सही विवेचना कीजिए। यहाँ पर तो छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कालिदास है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको कालिदास के पांडित्य की सही विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपमा कालिदास से की सार्थकता पर प्रकाश डालिए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपमा कालिदास से है, यहाँ पर दोस्तों आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर उपमा कालिदास से की सार्थकता पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है, क्या भर्तृहरि बुध को भी एक अवतार मानते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विष्णु है, विष्णु के 10 अवतार कौन कौन है। यहाँ पे आपको सबसे पहले विष्णु के 10 अवतारों के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि क्या भर्तृहरि बुध को भी एक अवतार मानते हैं। यानी कि भर्तृहरि का कहना है कि क्या बुध भी एक अवतार है। यहाँ पे आपको बताना है कि क्या भर्तृहरि बुध को भी अवतार मानते थे। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताइए। यानी कि जो नीति शतक होता है, नीति शतक के आधार पर क्या करना है, नीति शतक के आधार पर सदमित्र का लक्षण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्वती के सौंदर्य का निरूपण कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पार्वती है, पार्वती के जो सौंदर्य है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको पार्वती के सौंदर्य का निरूपण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वनेचर की युक्ति को प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वनेचर है, वनेचर की युक्ति को प्रकार डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो वनेचर है, वनेचर की जो भी युक्ति है, 11वां क्वेश्चन के अंदर आपको वनेचर की युक्ति को प्रकार डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर सही टिप्पणी लिखिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभवत है, यहाँ पर दोस्तों आपको कुमार संभव के महाकाव्यत्व क्या करना है, कुमार संभव के महाकाव्यत्व पर सही टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीति शतक के अनुसार दुर्जन है, नीति शतक के अनुसार दुर्जनों की निंदा प्रकार डाला है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन पद्धति बताइए। यहाँ पे 14वां क्वेश्चन कर रहा है दुर्योधन है, दुर्योधन की जो शासन पद्धति है, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको दुर्योधन की शासन पद्धति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीति की अनुरूपता का नीति शतकम के आधार पर वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो राजनीति की अनुरूपता है, यहाँ पर दोस्तों 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको राजनीति की अनुरूपता क्या करना है, नीति शतकम के आधार पर वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सुश्रुत संहिता का सही विवेचन कीजिए। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो सुश्रुत संहिता है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको सुश्रुत संहिता का सही विवेचन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, रामायण का महत्व लिखिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि रामायण का क्या महत्व है। 17वें
क्वेश्चन के अंदर आपको रामायण का महत्व लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारव्यर्थ गौरम उक्ति की सार्थकता प्रकट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारव्यर्थ गौरम है, यहाँ पर दोस्तों आपको भारव्यर्थ गौरम की जो उक्ति है, यहाँ पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको भारव्यर्थ गौरम की उक्ति की सार्थकता प्रकट करना है। दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, नीति शतक के आधार पर सत्संगति के महत्व को बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक के आधार पर क्या करना है, नीति शतक के आधार पर जो सत्संगति है, सत्संगति का महत्व बताना है कि सत्संगति का क्या महत्व होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नीति शतक के अनुसार अर्थ अथवा दुर्जन के गुणागुणों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नीति शतक है, नीति शतक के अनुसार क्या करना है, नीति शतक के अनुसार अर्थ अथवा दुर्जन के गुणागुणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुमार संभव के काव्य सौंदर्य के विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कुमार संभव है, कुमार संभव के जो काव्य सौंदर्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर कुमार संभव के काव्य सौंदर्य क्या करना है, विस्तार पूर्वक विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास कृत कुमार संभव के प्रथम स्वर का सारांश लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो कुमार संभव है यानी कि महाकवि कालिदास कृत जो कुमार संभव है, इसके प्रथम स्वर का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महाकवि कालिदास की काव्य कला का परिचय दीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महाकवि कालिदास की काव्य कला है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको महाकवि कालिदास की काव्य कला का परिचय देना है। अब दोस्तों छठे क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारवी की पद्य शैली की विशेषता लिखिए। जो भारवी की पद्य शैली है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको भारवी की पद्य शैली की विशेषता लिखना है कि भारवी की पद्य शैली की क्या विशेषता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुर्योधन की शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए तथा प्रथम स्वर के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दुर्योधन है, सबसे पहले आपको दुर्योधन की शासन व्यवस्था के बारे में बताना है। उसके बाद आगे कह रहा है कि प्रथम स्वर के आधार पर दुर्योधन का चरित्र चित्रण कीजिए। यहाँ पे कोई दुर्योधन का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, श्री हर्ष के जीवन एवं कृतियों का परिचय दीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं जो श्री हर्ष है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको श्री हर्ष के जीवन के बारे में बताना है और उनके कृतियों का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गणित शास्त्र के उद्भव एवं विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो गणित शास्त्र है, गणित शास्त्र के उद्भव के बारे में बताना है और इसके विकास का संक्षेप में वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्रौपदी है, द्रौपदी की जो चरित्रगत विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर द्रौपदी की चरित्रगत विशेषताओं का वर्णन करना है। दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरियल मार्कर याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।